स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था यानी कि जो लेक्चर नंबर 13 था, उसके अंदर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा था फॉर केस नंबर 5। केस नंबर 5 का मतलब जो राइट हैंड साइड फंक्शन होगा एफ एक्स किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो किस टाइप का होगा, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू वी, वेयर वी इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि हमें क्या गिवन होगा, दो फंक्शंस गिवन होंगे मल्टीप्लाई में, जिसमें से एक फंक्शन हमेशा किस टाइप का होगा, ई रेज टू पावर ए एक्स। तो जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स दो फंक्शन गिवन होंगे एक्स के, जिसमें से एक फंक्शन हमेशा ई रेज टू पावर ए एक्स फॉर्म में होगा, तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 13 में सीखा है। और लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसी टाइप पर बेस्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है एक्स में। तो जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम d को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m देन प्लस 9 इक्वल टू 0। देन वी हैव m कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, m प्लस 3, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू 0। देन वी हैव m प्लस 3 इंटू में m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इस वाले फैक्टर से हमारे पास क्या रूट आ जाएगा, m इज इक्वल टू -3, और जो सेकंड फैक्टर है इससे भी क्या वैल्यू आ गई m की, -3 अगेन। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट रूट है वो किसके इक्वल आ गया, -3 के, और जो सेकंड रूट है वो भी किसके इक्वल आ गया, -3 के। तो स्टूडेंट्स, ये आ गए हमारे दोनों रूट्स। अब इन दोनों रूट्स की हेल्प से हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं ये किस टाइप के रूट्स है। ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स है, और दोनों रूट्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स, केस नंबर 2, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। तो स्टूडेंट्स, जब भी रूट्स रिपीट होते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर रूट्स जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए अब हम कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक ब्रैकेट के अंदर हम 2 कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे, C1 प्लस C2। हमने 2 कॉन्स्टेंट्स क्यों लिखे, क्योंकि जो रूट्स थे वो 2 बार रिपीट हो रहे थे, तो इसीलिए 2 कॉन्स्टेंट्स लिख दिए। फिर क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट कांस्टेंट होता है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और जो सेकंड कांस्टेंट होता है उसको हम एक x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन ब्रैकेट के बाहर e रेज टू पावर रूट की क्या वैल्यू है, -3, सो -3 इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स, हमारा पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 देन डिवाइडेड बाय, उसके बाद जो ये d का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ब्रैकेट में वो लिख देंगे d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, और जो राइट हैंड साइड फंक्शन है वो क्या है, e रेज टू पावर -3x इंटू 1/x³। तो हम ये लिख देंगे e रेज टू पावर -3x इंटू 1/x³। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये वाला फंक्शन देखते हैं कि वो किस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं, जिसमें से एक फंक्शन किस टाइप का है, e रेज टू पावर ax टाइप का है, और जो a की वैल्यू है वो क्या है, -3। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं और एक फंक्शन उसमें से e रेज टू पावर ax टाइप का होता है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो ये e रेज टू पावर ax वाला फंक्शन होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप अपना, e रेज टू पावर -3x को हम यहाँ पर लिख देंगे, देन इंटू 1 डिवाइडेड बाय,
और स्टूडेंट्स जिस वाले स्टेप में हम इसको लेफ्ट में यहाँ पे लेके जाते हैं उसी स्टेप में यहाँ पे हम क्या चेंज करते हैं, हम d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है -3, तो हम क्या करेंगे d को रिप्लेस कर देंगे d -3 से। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर भी d है वहाँ पर क्या आ जाएगा d -3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा d -3 का होल स्क्वायर देन +6 इंटू में d -3 देन +9 और उसके बाद कौन सा फंक्शन बच गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, क्योंकि जो e⁻³ था उसको तो हमने ऑलरेडी यहाँ लेफ्ट में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो e⁻ax वाला फंक्शन था उसको यहाँ पर लेफ्ट में लिख दिया, और जिस स्टेप में आप e⁻ax को यहाँ लेफ्ट में लिखते हो तो हम क्या करते हैं d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू थी वो क्या थी -3, तो इसीलिए d को किससे रिप्लेस कर दिया d -3 से। तो जहाँ पर भी d था हमने क्या कर दिया वहाँ पे d -3 लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻³ एज इट इज देन 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है डिनोमिनेटर में d -3 होल स्क्वायर, तो इसको हम ओपन कर लेंगे a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा d² + 9 - 6d देन वी हैव +6d, तो क्या आ गया +6d देन माइनस ऑफ 6 इंटू 3 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -18 देन वी हैव +9, और जो ये फंक्शन है मल्टीप्लाई में 1/x³ इसको हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा e⁻³ एज इट इज देन 1 डिवाइडेड बाय, अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है -6d और यहाँ पे क्या है +6d, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे +9 विच इज़ +18 और ये कैंसिल हो जाएगा -18 से। तो जो ये 9 और 9 बन गया 18 और ये -18 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स खाली क्या बच गया d², तो हम यहाँ पे लिख देंगे d², और जो ये फंक्शन है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बच गया e⁻³ देन इंटू 1/d² देन 1/x³। नाउ स्टूडेंट्स इस स्टेप को आगे सॉल्व करने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं, जो कैपिटल D होता है वो क्या होता है डेरिवेटिव, और आप सबने ये 12th क्लास में पढ़ा होगा जो इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का वो क्या होता है इंटीग्रेशन। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो 1/d होता है बेसिकली वो क्या होता है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होता है f(x) और हम कहते हैं हमें d से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे d लगाना है इसके आगे, तो हम क्या कर देते हैं हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं उस फंक्शन का। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जब 1/d होगा और आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि आपको इंटीग्रेशन करना है उस f(x) फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स जब भी आप d मल्टीप्लाई करते हो किसी भी फंक्शन के साथ तो इसका मतलब क्या होता है आपको डेरिवेटिव निकालना है। ऐसे ही जब आप 1/d मल्टीप्लाई करोगे किसी भी फंक्शन के साथ तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना ये वाला स्टेप सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस वाले स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं e⁻³ एज इट इज। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है d², तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स 1/d अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 1/d देन इनटू जो फंक्शन है 1/x³ एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स अब इस ब्रैकेट के अंदर हम देख सकते हैं हमारा क्या है 1/d ऑफ दिस फंक्शन। तो 1/d का मतलब क्या है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, तो यानी कि हमें 1/x³ का क्या निकालना है इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू e⁻³ देन 1/d, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx। जो ये 1/x³ था इसको हमने कैसे लिख दिया x⁻³। तो नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स e⁻³ देन 1/d एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर जब हम इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x⁻² डिवाइडेड बाय -2। नाउ स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप में हम देख सकते हैं फिर से क्या है 1/d ऑफ दिस फंक्शन, तो यानी कि हमें इस फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में e⁻³ देन इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² डिवाइडेड बाय -2 dx।
तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 3x, जो ये -2 है डिनोमिनेटर में, इसको हम बाहर लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस और डिनोमिनेटर में 2, देन इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -2, ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, x रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमारा क्या आ गया, ई रेज टू पावर -3x डिवाइडेड बाय 2x, जो ये x की पावर थी वो क्या थी -1, तो इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया x। तो स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप में अब हम देख सकते हैं जो कैपिटल D था वो हट चुका है, पूरा का पूरा फंक्शन किस में आ गया, x वेरिएबल में। सो ये क्या आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो CF था वो किसके इक्वल था, C1 + C2x ई रेज टू पावर -3x। तो स्टूडेंट्स एंड में हमें अपना सॉल्यूशन लिखना है, y = CF + PI। तो हम क्या करेंगे, CF और PI को ऐड करके लिख देंगे और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, तो इसीलिए जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF + PI के इक्वल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट y = CF + PI बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे CF, उसको निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। और वो कैसे निकालते हैं हम कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² - 4 = 0। उसके बाद हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² = 4, देयरफॉर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-√4, तो m की वैल्यू क्या आ गई, +-2। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट रूट है वो क्या आ गया 2, और जो हमारा सेकंड रूट है वो क्या आ गया -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स आ गए, और ये दोनों रूट्स क्या है, रियल नंबर्स है और डिस्टिंक्ट है। तो ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो CF होगा वो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट C1, देन ई रेज टू पावर, जो पहला रूट है वो क्या है 2, सो हम लिखेंगे 2 × x, देन प्लस दूसरा कांस्टेंट C2, देन ई रेज टू पावर, जो सेकंड रूट है वो क्या है -2, सो क्या आ जाएगा -2 × x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो PI = 1 डिवाइडेड बाय D² - 4, यहाँ पे हम लिख देंगे D² - 4, और जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, x sin हाइपरबोलिक ऑफ x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन होता है तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/में D² - 4 देन इंटू x एज इट इज़, और जो साइन हाइपरबोलिक x होता है वो किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर -x देन डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय D² - 4 देन इंटू x। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 देन -x e रेज टू पावर -x डिवाइडेड बाय 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय D² - 4 देन इंटू में x ex डिवाइडेड बाय 2 देन -1 में D² - 4 देन इंटू x e रेज टू पावर -x डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसके अंदर क्या है, 2 डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू 1/2 देन इंटू 1 में D² - 4 देन फंक्शन क्या है, x e रेज टू पावर x। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास 2 कांस्टेंट है, तो इसको भी हम लेफ्ट में लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू -1/2 देन इंटू में 1 में D² - 4,
और जो फंक्शन है वो क्या है, x e रेज़ टू पावर माइनस x। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, x इंटू ई रेज़ टू पावर x, यानी कि हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है जिसमें से एक फंक्शन किस टाइप का है, e रेज़ टू पावर ax वेयर a इज इक्वल टू 1। तो इस वाले रूल में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसको हम यहाँ पे लेफ्ट में लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, और जो ये e रेज़ टू पावर x है स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे लेफ्ट में लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x देन इंटू 1 में। नाउ स्टूडेंट्स जिस स्टेप के अंदर हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पर लेफ्ट में लिख देते हैं उसी स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, d को रिप्लेस करना पड़ता है d प्लस a से। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है 1, तो हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 1 से। तो जहाँ पर भी d होगा हम क्या लिख देंगे वहाँ पे d प्लस 1। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे d प्लस 1 का होल स्क्वायर -4, और हमारे पास क्या बच गया, ओनली x। देन -1/2। अगेन स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पर भी दो फंक्शन है जिसमें से एक फंक्शन क्या है, e रेज़ टू पावर ax टाइप का है, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है -1। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -x देन इंटू 1 में, और जिस स्टेप के अंदर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पे लेफ्ट में लिख देते हैं तो हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है -1। तो हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे d -1 से। तो जहाँ पर भी d है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, d -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d -1 का होल स्क्वायर देन वी हैव -4 देन इंटू x। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 देन इंटू 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d -4 एंड देन x एज इट इज, देन -1/2 e रेज़ टू पावर -x देन इंटू 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 1 -2d -4 and then function x as it is. So this is further equal to ex/2 1 divided by, यहाँ पे क्या आ जाएगा, d square plus 2d -3, so d square plus 2d -3 into x, then minus of e raised to power -x divided by 2 then 1 divided by, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, d square -2d -3, सो वी हैव d स्क्वायर -2d -3, और जो ये फंक्शन है x इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, x रेज़ टू पावर m वेयर m इज इक्वल टू 1। और जब भी हमारे पास x रेज़ टू पावर m टाइप का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, बायनोमियल एक्सपेंशन। ऐसे ही जो सेकेंड टर्म का फंक्शन है वो भी क्या है, x। तो ये भी किस टाइप का हो गया स्टूडेंट्स, x रेज़ टू पावर m वेयर m इज इक्वल टू 1। तो इस केस के अंदर भी हमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 देन 1 डिवाइडेड बाय, हम क्या करते थे, जो ये डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन होता है इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या है इस केस में -3। तो हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, जब हम -3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, देन प्लस उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स होती है, मतलब कांस्टेंट को छोड़कर जो रिमेनिंग टर्म्स होती है हम वो लिख देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, विच इज़ d स्क्वायर प्लस 2d, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं उसी सेम नंबर से जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया होता है, विच इज़ -3 इन दिस केस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, और जो ये फंक्शन है x एज इट इज़ लिख देंगे उसको। ऐसे ही स्टूडेंट्स अब सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे सेकंड टर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -e रेज़ टू पावर -x डिवाइडेड बाय 2 देन 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, -3। तो हम -3 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस देन d स्क्वायर
2d डिवाइडेड बाय -3 और जो फंक्शन है वो क्या है x। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये 2 है और -3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा -6 और जो ये ब्रैकेट है डिनोमिनेटर के अंदर उसको हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू -ex डिवाइडेड बाय 6 और जो ये ब्रैकेट है इसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d डिवाइडेड बाय 3 और जो इस ब्रैकेट की पावर होगी वो क्या हो जाएगी -1, क्योंकि जो ये ब्रैकेट था वो क्या था डिनोमिनेटर में था और डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या थी 1। तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1 इंटू एक्स। जो ये फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन माइनस जो सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया प्लस e⁻⁻x डिवाइडेड बाय 6 देन इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d डिवाइडेड बाय 3 (-1) एंड इंटू एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम ये ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते थे विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। नाउ स्टूडेंट्स अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बायनोमियल का, 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन है तो इसीलिए हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसके अंदर भी यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स (-1). सो ये किसके इक्वल होता था, 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट टर्म के अंदर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म के अंदर जो हमारी x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, d² + 2d डिवाइडेड बाय 3। तो जहाँ पर भी x है फॉर्मूले के अंदर हम क्या लिख देंगे, d² + 2d डिवाइडेड बाय 3। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, -e⁻x डिवाइडेड बाय 6 और अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है 1 + x, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 + x, x की क्या वैल्यू है d² + 2d डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे d² + 2d डिवाइडेड बाय 3 और ऐसे ही ये फॉर्मूला चलता जाएगा एंड देन इनटू x एंड में। अब हम सेकंड टर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो सेकंड टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस e⁻⁻x डिवाइडेड बाय 6 और अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो ये सेकंड ब्रैकेट है इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूले में क्या है 1 + x सबसे पहले, तो 1 + x और x की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे d² - 2d डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d² - 2d डिवाइडेड बाय 3 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला चलता जाएगा देन इनटू x। नाउ स्टूडेंट्स अब आगे का स्टेप करने से पहले अब हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर एक ही फंक्शन है विच इज़ x। तो हमारा फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर x। तो जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा यानी कि जो d की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1 और जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही जो थर्ड डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 0। ऐसे जितने भी आगे के डेरिवेटिव्स होंगे वो सब किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यानी कि इस केस के अंदर हमें एक ही डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बाकी सब तो किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल। तो यानी कि हमें खाली d की वैल्यू मिलेगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर से हम खाली वो वाली टर्म्स लिखेंगे जिनके अंदर d आ रहा होगा, क्योंकि जो बाकी के डेरिवेटिव्स है वो सब किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो इसीलिए हम खाली d वाली वैल्यू लिखेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -e⁻x डिवाइडेड बाय 6 देन इनटू, तो सबसे पहले क्या है 1, ये तो कांस्टेंट है ये हम लिख देंगे। देन वी हैव प्लस, उसके बाद दूसरी टर्म क्या है d² डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे क्या है d² है तो d² तो 0 के इक्वल था तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है 2d डिवाइडेड बाय 3, तो ये हम लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3 इंटू d। और स्टूडेंट्स जो ये आगे की टर्म्स है इसके अंदर जो d की पावर है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, तो ये सारी टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगी 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो इसीलिए हम ये नहीं लिख रहे। तो हमारे पास खाली ये आ जाएगा देन इनटू x। देन वी हैव प्लस e⁻⁻x डिवाइडेड बाय 6
ऐसे ही स्टूडेंट्स अब जो ये वाला ब्रैकेट है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है 1, तो 1 हम लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। देन वी हैव प्लस, उसके बाद जो सेकंड टर्म है हमारी वो क्या है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो जो डी स्क्वायर है वो तो 0 के इक्वल है, इसीलिए हम इसे नहीं लिख रहे। उसके बाद कौन सी टर्म है, -2d डिवाइडेड बाय 3, तो ये हम लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2d बाय 3, 2d डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो इस वाले ब्रैकेट में आगे की टर्म्स होगी उसके अंदर जो d की पावर होगी वो 2 या 2 से ज़्यादा होगी, तो इसीलिए जो ये आगे की टर्म्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल, तो इसीलिए हम उसको भी नहीं लिख रहे। देन ब्रैकेट क्लोज इनटू x। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -e⁻x डिवाइडेड बाय 6। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स विच इज x, देन प्लस 2/3, सो हम 2/3 लिख देंगे। देन वी हैव d इंटू एक्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, d इंटू एक्स, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन वी हैव प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय 6, देन ब्रैकेट में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आ जाएगा x, देन -2/3, अगेन क्या आ जाएगा, d ऑफ x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1, देन ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आ गया, -e⁻x डिवाइडेड बाय 6, देन ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2/3, देन वी हैव प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय 6 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2/3। नाउ स्टूडेंट्स अब इस वाली टर्म के अंदर हम देख सकते हैं जो कैपिटल D है वो हट चुका है, पूरा का पूरा फंक्शन किस में आ गया, x के अंदर आ गया। सो दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जो हमारा PI है स्टूडेंट्स वो निकल गया है, दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स हमने CF भी कैलकुलेट कर लिया और PI भी कैलकुलेट कर लिया, तो एंड में हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, हम CF और PI को दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके लिख देंगे और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ईमेल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।